हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के हिस्ट्री से चैप्टर 9 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है औद्योगिक क्रांति। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का उत्तर है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन एवं लॉन्ग क्वेश्चन जो औद्योगिक क्रांति से लिए हुए हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। उत्तर इस तरह से होगा, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस में जॉर्जिया मिचेलेट एवं जर्मनी के फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां आरंभ हुआ था। उत्तर है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड से आरंभ हुई थी। और तीसरा प्रश्न है इंग्लैंड में लोहा और कोयला कहां पाया जाता है। उत्तर है इंग्लैंड में लोहा तथा कोयला क्रमशः वेल्स, नॉर्थम्बरलैंड और स्कॉटलैंड में पाया जाता है। चौथा प्रश्न है फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब हुआ और किसने किया। उत्तर होगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने 1733 में किया था। फ्लाइंग शटल कपड़ा बुनने की मशीन है। इस मशीन के द्वारा कपड़ा बुनने की पद्धति में तेजी आई थी। और पांचवा प्रश्न है जेम्स वाट क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर होगा जेम्स वाट 1782 में भाप की शक्ति की खोज के कारण फेमस है। और छठा प्रश्न है जॉर्ज स्टीफंस का आविष्कार क्या था। जॉर्ज स्टीफन ने क्या आविष्कार किया था और ये कब किया था। जॉर्ज स्टीफंस का आविष्कार रॉकेट नाम का इंजन था और यह 1820 में हुआ था। पाठ का 7वां प्रश्न है सेफ्टी लैंप किसने बनाया और कब। खदानों के प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए हर्फी डेवी नामक व्यक्ति ने 1815 में सेफ्टी लैंप बनाया था। 8वां प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। उत्तर है कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। 9 प्रश्न है पहला रेल मार्ग कब तथा कहां प्रारंभ किया गया था। पहला रेल मार्ग 1825 में हॉलैंड में शुरू किया गया था। 10वां प्रश्न है रिचर्ड आर्कराइट क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर है रिचर्ड आर्कराइट अपने आविष्कार वाटर फ्रेम जो कताई धागे के कारण प्रसिद्ध है। इसका आविष्कार इन्होंने 1789 में किया था। प्रश्न 11 है बर्सेल कैनाल के विषय में आप क्या जानते हैं। बर्सेल कैनाल इंग्लैंड की पहली नहर थी जो जेम्स ब्रिडले द्वारा बनाई गई थी। उसके माध्यम से कोयला भंडारों से शहर तक कोयला पहुंचाया जाता था। 12वां प्रश्न है ब्लूचर क्या था। ब्लूचर एक रेल का इंजन था जिसे रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफन ने बनाया था। यह इंजन 30 टन का भार 4 मील प्रति घंटे की गति से पहाड़ी की ओर ले जा सकता था। 13वां प्रश्न है औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुआ था। उत्तर है औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में हुई थी। और 14वां प्रश्न है समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। उत्तर है समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। 15वां प्रश्न है मजदूर संघ सर्वप्रथम किस देश में बने थे। उत्तर है मजदूरों ने अपने हित की रक्षा के लिए सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही ट्रेड यूनियन या मजदूर संघ बनाए। अब जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के उद्योगों और समाज पर क्या प्रभाव डाला। उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं इंग्लैंड की क्रांति ने वहां के उद्योग धंधों और समाज को निम्न प्रकार से प्रभावित किया है। उद्योगों पर प्रभाव के बारे में जानते हैं तो उद्योगों पर प्रभाव जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वस्त्र उद्योग तथा खनन उद्योगों का एक विशेष रूप से विकास हुआ। इस क्रांति से वस्त्र उद्योग कपड़ा का जो उद्योग में भारी परिवर्तन हुआ। फ्लाइंग शटल के आविष्कार से कम समय में बहुत अधिक कपड़ा तैयार होने लगा। स्पिनिंग जेनी, पावर लूम तथा म्यूल नामक यंत्रों के आविष्कार से उत्तम कपड़ा तैयार किया जाने लगा। आगे चलकर विश्व के प्रत्येक देश में अनेक बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप खनन उद्योग का भी बहुत विकास हुआ। खानों से लोहा बड़ी मात्रा में निकाले जाने लगा तथा लोहे से इस्पात बनाया जाने लगा, यानी स्टील बनाया जाने लगा। समाज पर क्या प्रभाव पड़ा।
छोटे किसान या तो फर्म मालिक के यहाँ मजदूर हो गए या बेकार होकर नगरों के कारखानों में काम करने लगे, जिससे गांव उजड़ने लगे और औद्योगिक औद्योगिक नगर बसने लगे। इसके फलस्वरूप नगरों की जनसंख्या बढ़ने लगी और समाज में जुआखोरी, मद्यपान यानी शराब या हिंसात्मक घटनाएं बढ़ गई। औद्योगिक नगरों में स्वच्छता यानी सफाई की कमी रहने लगी। चिमनी के धुएं से प्रदूषण तथा अनेक बीमारियां फैलने लगी। श्रमिक मनोरंजन के अभाव में मदिरा, जुआ तथा वेश्यागमन जैसे अनैतिक कार्यों में लिप्त हो गए। समाज में पूंजीपति और मजदूर दो वर्ग बन गए। पूंजीपति मजदूरों का शोषण कर अपनी तिजोरियां भरने लगे और मजदूरों की दशा दिन प्रतिदिन खराब होती गई। दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई? उत्तर इस तरह से होगा। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शुरू होने के निम्नलिखित कारण थे। इसमें पहला है, इंग्लैंड में लोहे और कोयले की अपार भंडार थे। दूसरा है, इंग्लैंड को औपनिवेशिक विस्तार के फलस्वरूप स्थापित किए गए उपनिवेशों को सरलतापूर्वक कच्चा माल मिल सकता था। और तीसरा है, इंग्लैंड में उपनिवेशों से कम मजदूरी पर अधिक संख्या में मजदूर मिल गए थे। चौथा है, इंग्लैंड में अनेक नए आविष्कार हो गए जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाया। पांचवा है, इंग्लैंड में पूंजीपतियों के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी थी, अतः उन्होंने अनेक उद्योग धंधे स्थापित किए। 6 है, इंग्लैंड में बने मालों के लिए उपनिवेशों में बाजार सुलभ हो जाते थे। तीसरा प्रश्न है, औद्योगिक विकास का नगरों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर इस तरह से होगा। औद्योगिक विकास से नगरों के वातावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार निम्नलिखित है। पहला, कल कारखानों की स्थापना होने से बड़े बड़े नगरों की संख्या बढ़ने लगी और उसकी जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। दूसरा है, नगरों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और अशांत हो गया, वहां की सामाजिक जीवन दूषित होने लगा। तीसरा है, नगरों में अनेक श्रमिक बस्तियां बसने लगी और चारों ओर श्रमिक आंदोलन करने लगे। चौथा है, नगरों में रहने वाले श्रमिक मद्यपान, जुआ खेलने और निकृष्ट कोटि के साहित्य पढ़ने के व्यसन उत्पन्न हो गया उनमें। पांचवा है, नगरों में जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई। चौथा प्रश्न है, कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले आविष्कारों का वर्णन कीजिए। उत्तर इस तरह से लिख सकते हो। कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले आविष्कार निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है, हरगिव्स ने मशीन चरखे का आविष्कार किया। इसे स्पिनिंग जेनी कहा गया। इससे तेजी से सूत काटना संभव हो पाया। और दूसरा है, आर्कराइट ने हरविज की मशीन में कुछ ऐसे परिवर्तन किए जिससे इसे पानी की शक्ति से चलाना संभव हो गया और नए चरखे का नाम वाटर फ्रेम रखा गया। तीसरा है, क्राफ्टन ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसे म्यूल कहते थे। चौथा है, आर्कराइट ने शक्ति से चलने वाले करघे का आविष्कार किया जिससे बुनाई के काम में तेजी हो सके। सकाइस मशीन को पहले पशु शक्ति से चलाया जाता था, बाद में भाप इंजन से इसे चलाया जाने लगा। इसे पावर लूम का नाम दिया गया। पांचवा है, एली हिल्टन नामक अमेरिकी ने रुई और बिनौलों को अलग करने की मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन का नाम जिन रखा गया। पांचवा प्रश्न है, नगरों एवं कारखानों की दशा को सुधारने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए? उत्तर इस तरह से होगा। मानववादी और उदारवादी प्रकृति के लोगों के प्रयासों से इंग्लैंड में अनेक कानून पास किए गए जिससे नगरों एवं कारखानों की दशा सुधरे। इनमें कुछ प्रयास निम्नलिखित है, जिसमें पहला है, इंग्लैंड में प्रथम कारखाना कानून सन 1802 में पास किया गया, जिसमें बाल श्रमिकों के लिए काम करने की अधिकतम घंटे 12 घंटे निर्धारित किए गए। और दूसरा है, 1819 में जो कानून के द्वारा 9 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिक से काम कराने पर पाबंदी लगा दी गई। कुछ समय के बाद एक कानून बनाकर स्त्रियों एवं बालकों को खदानों या खानों में काम करने पर रोक लगा दिया गया।
तीसरा, सन 1824 में मजदूर संघ बनाने का संवैधानिक अधिकार मजदूरों को प्राप्त हो गया। चौथा है, कालांतर में श्रमिकों को मताधिकार भी दिया गया ताकि वे अपनी समस्याओं को आसानी से संसद में प्रभाव डलवाकर हल करा सके। पांचवा है, नगरों की दशा सुधारने के लिए कारखानों को धीरे धीरे नगरों के बाहर ले जाया गया। 6 है, चिमनियों की ऊंचाई बढ़ा दी गई ताकि उनसे निकलने वाला धुआं वातावरण और वायुमंडल को खराब न कर सके। और 7वां है, गंदी बस्तियों को धीरे धीरे सुधारा गया। 8वां है, मजदूरों के लिए साफ और अच्छे आवासों यानी घरों का प्रबंध किया गया। ट्रेड यूनियन से आप क्या समझते हैं और इसको स्थापित होने के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा, ट्रेड यूनियन औद्योगिक क्रांति के आने के बाद उन श्रमिकों की दशा बहुत खराब हो गई जो कारखानों में काम किया करते थे। जब सरकार श्रमिकों की कठिनाई दूर करने में कोई सहायता न कर सकी तो उन्होंने ट्रेड यूनियन का संगठन बनाया। अतः ट्रेड यूनियन एक प्रकार का मजदूर संगठन था जो मजदूरों की भलाई के लिए लड़ाई लड़ती थी। ट्रेड यूनियन बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला है, उद्योगपतियों द्वारा किए जाने वाले अन्याय का विरोध करना। दूसरा है, श्रमिकों के कार्य के घंटों को सुनिश्चित करना। और तीसरा है, श्रमिकों के लिए सम्मानजनक वेतन के लिए प्रयास करना। चौथा है, कारखानों में काम करने की उचित अवस्थाओं तथा सुविधाओं की मांग करना। 8वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद को किस प्रकार जन्म दिया। उत्तर होगा, यह कथन बिल्कुल ही सत्य है कि औद्योगिक क्रांति ने ही साम्राज्यवाद को जन्म दिया है। औद्योगिक क्रांति में अन्य बातों के अतिरिक्त 2 बातों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है कारखानों के लिए कच्चा माल नियमित रूप से प्राप्त होता रहे और दूसरा है तैयार सामग्री का तेजी से विक्रय हो। उन देशों को जिनका औद्योगिकरण हो चुका था भारी सुरक्षित आयात कर यानी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर दूसरे देशों का माल अपने देशों में नहीं घुसने दिया। इसलिए प्रश्न उत्पन्न हुआ कि माल बेचा जाए तो कहां बेचा जाए। निश्चित रूप से यह माल उन देशों में बिक सकता था जिनका औद्योगिकरण अभी तक नहीं हुआ था। फिर क्या था, ऐसे देशों को अधिकार क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए औद्योगिक देशों में होड़ लग गई। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और जापान आदि देशों ने एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के अनेक प्रदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए और उपनिवेशों से दोहरा लाभ रहा। एक तो वहां तैयार माल बिक जाता था और दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मिल जाता था। प्रश्न 9 है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं। उत्तर इस तरह से होगा, समाजवाद का अर्थ न्याय, समानता, वास्तविक लोकतंत्र, मानवता से प्रेम, परोपकार, आत्मनियंत्रण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उच्च नैतिक आदर्श, शांति, सद्भावना, मानव शोषण तथा उत्पीड़न का अंत और इनकी प्राप्ति के लिए समाज का पुनर्गठन है। दूसरे शब्दों में आप समाजवाद एक जनतंत्री आंदोलन है जिसका उद्देश्य एक ऐसा आर्थिक संगठन स्थापित करना है जो एक समय में एक के साथ साथ अधिकतम न्याय और स्वतंत्रता दे सके। 10वां प्रश्न है, पश्चिम देशों का प्रभुत्व एशिया और अफ्रीका के देशों पर आसानी से क्यों स्थापित हुआ। उत्तर यह होगा कि एशिया और अफ्रीका के देशों में औद्योगिक क्रांति न होने के कारण ये देश आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे। इन देशों में अविकसित कृषि था, अत्यधिक जनसंख्या, आर्थिक विषमता, गरीबी, बीमारी तथा अन्य अंधविश्वासों का बोलबाला था। इनकी राजनीतिक शक्ति बिखरी हुई थी और सैनिक शक्ति भी बहुत कमजोर थी। ज्ञान विज्ञान का प्रसार न होने से एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश अविकसित तथा कमजोर थे, जिन पर प्रभुत्व जमा लेना एक सरल कार्य था, आसान काम था। इन सब दुर्बलताओं का लाभ उठाकर, कमियों का लाभ उठाकर यूरोप के शक्तिशाली देशों ने एक एक करके एक शताब्दी के अंदर ही एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों को अपने साम्राज्यवाद का शिकार बना लिया।
अब जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है, औद्योगिक क्रांति के कारण लिखिए। या दूसरा प्रश्न इसी में ऐड है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा, औद्योगिक क्रांति का अर्थ है औद्योगिक क्रांति से आशय उद्योगों की प्राचीन परंपरागत और धीमी गति को छोड़कर नए वैज्ञानिक एवं तीव्र गति से उत्पादन करने वाले यंत्रों व मशीनों के प्रयोग किया जाना। यह क्रांति उन महान परिवर्तनों का द्योतक है जो औद्योगिक प्रणाली के अंतर्गत हुए। इस प्रकार उत्पादन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन हो जाना ही औद्योगिक क्रांति है। वास्तव में औद्योगिक क्रांति से आशय उस क्रांति से लगाया जाता है जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक और संगठन में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर दिए। ये परिवर्तन इतने प्रभावी और तीव्र गति से हुए कि इसे क्रांति कहा गया। औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर उद्योगों का सूत्रपात किया। इन क्रांति का श्री गणेश यानी शुरुआत इंग्लैंड से हुआ। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला है उपनिवेशों की स्थापना। नवीन भौगोलिक खोजों ने यूरोप के देशों को अपने उपनिवेश स्थापित करने की प्रेरणा दी और थोड़े ही समय में इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड ने कई देशों के संसार में कोने कोने में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। इन उपनिवेशों तक पहुंचने के लिए यूरोप के देशों में आवागमन के साधनों का विकास हुआ। साथ ही साथ इन उपनिवेशों से कच्चा माल की प्राप्ति हुई और पक्के माल के लिए बाजार भी उपलब्ध हुए। इस प्रकार से उपनिवेशों की स्थापना ने औद्योगिक क्रांति लाने में विशेष सहायता प्रदान की। वस्तुओं की मांग में वृद्धि। यूरोप के देशों का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। व्यापारी पूर्व के देशों के साथ खूब व्यापार करते और लाभ कमाते। उपनिवेशों की स्थापना के बाद वे अपना माल उपनिवेशों में बेचने लगे। इस प्रकार से उनके माल की मांग बराबर बढ़ रही थी। व्यापारी अधिक से अधिक उत्पादन करके अधिक से अधिक माल बेचना चाहते थे, किंतु मात्र कुटीर उद्योगों से अधिक उत्पादन न हो सकता था। अतः वे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए विशाल मिलों की स्थापना की गई, जिससे कम मूल्य पर अधिक उत्पादन संभव हो सके। कच्चे माल का उपयोग। यूरोप के देशों में बड़े कारखानों द्वारा बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध नहीं था, किंतु उपनिवेशों की स्थापना के बाद इन देशों को उपनिवेशों से पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिलने लगा। कच्चे माल का सर्वोत्तम प्रयोग तभी संभव हो सकता था जब उससे बड़े पैमाने पर वस्तुएं बनाया जाए तथा उन्हें दुनिया के बाजारों में बेचा जाए। सस्ते मजदूर। यूरोप के अनेक देशों में, विशेषकर इंग्लैंड में, कृषि प्रणाली में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन के फलस्वरूप कृषि का काम बड़ी बड़ी मशीनों से होने लगा। खेतों की चकबंदी, जमींदारों द्वारा जमीन की खरीद और चारागाह की भूमि को खेती के काम में लाने के फलस्वरूप गांवों में रहने वाले बहुत से लोग विवश होकर नगरों में मजदूरी करने लगे। वे थोड़ी मजदूरी पर भी अपना काम करने को तैयार हो गए। फलस्वरूप उद्योगों के लिए सस्ते मजदूर उपलब्ध होने लगे। अतः लोगों को उद्योग धंधों एवं कारखाने स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन मिला। कोयले और लोहे की प्राप्ति। जिस प्रकार नई मशीनें, नए यंत्रों के निर्माण के लिए लोहे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कारखानों के मशीनों को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। यह शक्ति कोयला से प्राप्त हो सकती है। इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खानें आसपास थी। अतः इंग्लैंड की पूंजीपतियों को कारखाने खोलने की विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई। पूंजी की सुलभता। विगत 2-3 शताब्दियों में यूरोप के लोगों ने अपना व्यापार पर्याप्त बढ़ा लिया। पूर्व के देशों के साथ व्यापार करके उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन कमाया। इस कारण उनके पास पूंजी की कमी नहीं थी। पूंजी को व्यापार, उद्योग तथा उत्पादन के कार्यों में लगाने के लिए लोग उत्सुक ही नहीं वरन तत्पर भी थे। विज्ञान का विकास।
पुनर्जागरण और धर्म सुधार पर आधारित आंदोलन के साथ ही यूरोप में बौद्धिक विकास का युग भी प्रारंभ हो गया और नवीन आविष्कार एवं खोजों पर आधारित कार्य होने लगे। इसके फलस्वरूप कई विशेष यंत्र बने, भाप की शक्ति का पता लगाया गया तथा भौतिक विज्ञान एवं रसायन शास्त्र में भी नवीन खोजें की गई। इन सबकी सहायता से औद्योगिक सभ्यता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। चालक शक्ति का विकास। इंग्लैंड में कोयला तथा भाप की शक्ति चालक शक्ति के रूप में विकसित होने जाने से मशीनें चलाने में सुविधा हुई। मशीनों के विकास ने औद्योगिक क्रांति को विकसित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन मशीनों के कारण ही बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, जिसने औद्योगिक क्रांति के विकास के द्वार खोल दिए। और सामंतवाद का अंत। यूरोप में सामंतवाद के बाद धनी सामंतों ने अपना धन उद्योगों में लगाना शुरू कर दिया, जिससे औद्योगिक क्रांति को विशेष प्रोत्साहन मिला। दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अनेक आविष्कार हुए। यथा वस्त्र उद्योग 1733 में जॉन के ने तेज चलने वाली एक फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। इसके द्वारा पहले से दुगनी चौड़ाई में कपड़ा और कम समय में बुना जाने लगा। 1766 में जेम्स हरगिव्स ने सूत काटने की एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें एक साथ 8 तकुए बारीक सूत काटते थे। इसी समय में आर्काइट ने एक मोल नाम का मशीन बनाई जो पानी से चलती थी और बारीक सूत काटती थी। हरगिव्स की मशीन को स्पैनिंग जेनी तथा आर्कराइट की मशीन को वाटर फ्रेम का नाम दिया गया और 1776 में क्राफ्टन ने मील नाम की मशीन बनाई। इस मशीन से स्पैनिंग जेनी तथा वाटर फ्रेम दोनों के गुण उपलब्ध थे। 1785 में कार्कराइट ने भाप की शक्ति से चलने वाली एक पावर लूम नाम की मशीन बनाई, आविष्कार किया। इसके अतिरिक्त ऊन साफ करने, रुई के पुन्नों बनाने, कपड़ों में सफेदी लाने तथा रंगने की मशीनों का आविष्कार किया गया। 1846 में इलियास हो ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया। इन मशीनों के आविष्कार के फलस्वरूप वस्त्र उद्योग में एक क्रांति आ गई और इंग्लैंड के कल कारखानों में बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में वस्त्रों का उत्पादन होने लगा। कृषि की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में इंग्लैंड में टाउनशेंड ने फसलों को हेर फेर कर बोने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बैकवेल ने पशुओं की नस्ल सुधारने वाली विधियां खोजी। इसी समय भूमि को खोदने, बीज बोने, फसल काटने, भूसों को अनाज से अलग करने के लिए अनेक यंत्रों का आविष्कार किया गया। इन आविष्कारों के फलस्वरूप कृषि के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई। अब बात करेंगे भाप की शक्ति। भाप की शक्ति न्यू कॉमन ने सर्वप्रथम भाप से चलने वाला इंजन बनाया, परंतु जेम्स वाट ने 1782 में भाप की शक्ति का समुचित उपयोग करके उद्योग के क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न कर दी। उद्योग आविष्कार के बारे में अगर बात करते हैं तो उद्योग के क्षेत्र में 1709 में इब्राहिम डर्बी ने जले हुए कोयले द्वारा लोहे को पिघलाने की विधि खोज निकाली। हेनरी कार्ट ने लोहे को गलाने और उसे शुद्ध करने का तरीका बताया। 1856 में हेनरी बेसमर ने लोहे से इस्पात यानी लोहे से स्टील बनाने का तरीका खोजा और 1705 में खानों की खुदाई के समय खानों में भर जाने वाले पानी को निकालने के लिए टॉमस न्यू कॉमन ने एक इंजन बनाया। 1815 में खानों के प्रकाश के लिए डेवी ने डेवी सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। परिवहन की बात करें तो परिवहन के क्षेत्र में सर्वप्रथम मैकटम ने पक्की सड़क बनाने की विधि निकाली। ब्रूटले नामक इंजीनियर ने 1761 में मैनचेस्टर से बर्सले तक एक नहर का निर्माण किया। जेम्स वाट ने 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफन ने एक ऐसा इंजन बनाया जो लोहे की पटरियों पर चलता था। 1825 में अस्काटन से डाल्टिंगन के बीच एक पहली रेलगाड़ी चलाई गई। 1820 में स्टीफन ने रॉकेट इंजन बनाया जो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता था।
1808 में समुद्री जहाजों का निर्माण हुआ और 19वीं शताब्दी में मोटर गाड़ियां और हवाई जहाज पेट्रोल तथा डीजल की सहायता से चलने लगे। संचार के क्षेत्र में 1835 में सर्वप्रथम इंग्लैंड के मोर्से ने तार भेजने की व्यवस्था की। 1857 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तार की लाइनें बिछाई गई। 1840 में इंग्लैंड में सर्वप्रथम डाक सेवा शुरू हुआ। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीविजन का आविष्कार किया। इन आविष्कारों के फलस्वरूप इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग, खनन उद्योग, कृषि क्षेत्र में, परिवहन तथा संचार के क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई और प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति होने लगी। इन क्रांतिकारी आविष्कारों का श्रेय औद्योगिक क्रांति को ही दिया जा सकता है। पाठ का तीसरा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति से विश्व को क्या लाभ हुआ? उत्तर इस तरह से होगा, औद्योगिक क्रांति मानव के लिए एक वरदान सिद्ध हुई और इससे मानव जाति को बहुत लाभ हुआ। वुडवर्ड ने इस क्रांति के लाभों को व्यक्त करते हुए लिखा है कि इस क्रांति से मनुष्य जाति को चमत्कारी लाभ हुए। जिन कार्यों को करने में असीमित श्रम और पर्याप्त समय लगता था, ज्यादा समय लगता था, अब अल्पकाल में मामूली से श्रम से पूरे हो जाते थे। संक्षेप में कुछ औद्योगिक क्रांति के लाभ इस तरह से हैं। औद्योगिक क्रांति से सबसे पहला लाभ हुआ कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। नए खोजों के परिणाम स्वरूप उत्पादन की नवीन तकनीकों का भी विकास होता रहा, जिससे उत्पादन क्षमता में निरंतर वृद्धि होती रही। अतः औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वस्तुओं के उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ गई। यातायात के साधनों का भी विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से यातायात के साधनों का तेजी से विकास हुआ। ऐसे नवीन यातायात के साधनों का निर्माण और खोज होने लगी जो तीव्र गति से कार्य करते हों। इस प्रकार इस क्रांति के फलस्वरूप यातायात अधिक सुगम और विकसित हो गया। विज्ञान की प्रगति औद्योगिक साधनों के विकास के लिए विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर खोजें चलती रही। वैज्ञानिक नई टेक्नोलॉजी की खोज में प्रयत्नशील रहे। इन खोजों और प्रयासों के परिणाम स्वरूप विभिन्न विज्ञान निरंतर प्रगति की ओर बढ़ने लगे। कृषि में भी सुधार हुआ। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि कार्यों के लिए भी नवीन यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। अभी तक कृषि अत्यधिक श्रम साध्य थी तथा इससे बहुत उत्पादन कम होता था। यंत्रीकरण से कृषि का कार्य सरल हो गया और खदानों की उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ गई। अब धीरे धीरे व्यावसायिक रूप लेने लगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा सांस्कृतिक संपर्क में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। व्यापारिक वर्ग के लोग विश्व के सभी देशों में आने जाने लगे। इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ और मानव परंपरागत रूढ़ियों से मुक्त हो गया। दैनिक जीवन के लिए उपयोगिक साधनों में भी वृद्धि हुई। मानव के दैनिक जीवन में भौतिक साधनों के सुलभ हो जाने से विशेष सुख सुविधा का वातावरण बना। मानव को दैनिक जीवन के कार्यों की पूर्ति हेतु विशेष सुविधाएं प्राप्त हुई, जिन्होंने नागरिकों के जीवन स्तर को परिष्कृत रूप प्रदान कर दिया। अब उनका जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता चला गया। चौथा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए या औद्योगिक क्रांति के प्रभावों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव यूरोप महाद्वीप के विभिन्न देशों पर औद्योगिक क्रांति के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वहां के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। राजनीतिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औद्योगिक क्रांति से हुए श्रमिकों के आंदोलनों के फलस्वरूप शीघ्रता से स्थापित हो सकी। इस क्रांति के विभिन्न प्रभावों की विवेचना निम्नलिखित इस तरह से है। नगरों का विकास। औद्योगिक क्रांति के कारण नए नगरों में तेजी से स्थापना हुआ। पुराने नगरों का भी विकास होने लगा। विशाल उद्योगों की स्थापना से वहां पर कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ी। नगरों का व्यापारिक
विकास होने से दैनिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए तथा व्यापार और उद्योगों का तीव्र गति से विकास हुआ। गंदी बस्तियों में भी वृद्धि हुई। इस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप श्रमिकों ने अपने अपने कारखानों के आसपास अव्यवस्थित बस्तियों का निर्माण कर लिया। यहाँ पर अनियोजित ढंग से मकान बने जिनमें गंदे पानी के निकास के साधन तक नहीं थे। श्रमिकों की ये बस्तियां बीमारी और गंदगी का केंद्र बन गया। कालांतर में इसका यह परिणाम हुआ कि श्रमिकों ने अपने सुव्यवस्थित आवास की मांग की पूर्ति के लिए आंदोलन भी चलाए। सामाजिक जीवन में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सामाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। समाज में पूंजीपति और श्रमिक दो नए वर्ग बन गए। इन दोनों में परस्पर संघर्ष चलता रहा और सामाजिक जीवन में एक उल्लेखनीय परिवर्तन यह भी हुआ कि श्रमिकों ने अपने परिवार से अलग चले जाने के कारण पारिवारिक विघटन प्रारंभ हो गया। इसके अतिरिक्त सामाजिक जीवन का मापदंड भौतिक साधनों की संपन्नता से हो गया। उद्योगपतियों का विलासी जीवन। विशाल उद्योगपतियों को निरंतर आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा था। इससे उनका जीवन विलासितापूर्ण होता चला गया। उनके भौतिक सुख साधन बढ़ने लगे और वे धन के बल पर विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। आर्थिक जीवन पर प्रभाव। औद्योगिक क्रांति ने मानव के आर्थिक जीवन का रूप भी बदल दिया, जिससे राज्य की आय भी बढ़ी। उद्योगों के स्वामियों के पास धन की निरंतर वृद्धि हो रही थी। आर्थिक जीवन में छोटे व्यवसायियों का महत्व घट गया और उनके पास धन का भी अभाव रहने लगा। किसी भी देश के आर्थिक स्तर का मापदंड उसके विशाल उद्योगों को ही स्वीकार किया जाने लगा। समाजवाद का विकास। औद्योगिक क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव समाजवादी विचारधारा का विकास था। एक श्रमिक आंदोलन था। संपूर्ण विश्व में समाजवाद के सिद्धांत का विकास औद्योगिक क्रांति का ही देन है। कृषि एवं यातायात के क्षेत्र में क्रांति। औद्योगिक क्रांति का सबसे उपयोगी और व्यवहारिक प्रभाव यह रहा कि इससे कृषि जगत और यातायात के साधनों में भी क्रांति आ गई। कृषि यंत्रों की सहायता से खदानों के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। कृषकों की दशा में विशेष सुधार हुआ। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति के कारण विभिन्न देशों में तीव्र गति से औद्योगिकरण हुआ। अब देश और विदेशों में बड़े पैमाने पर तैयार माल को बेचने जाने लगा। व्यापार में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में भी भारी वृद्धि हुई। रहन सहन के स्तर में भी वृद्धि। औद्योगिक क्रांति के कारण आजीविका के साधनों में भारी वृद्धि हो गई, जिससे नागरिकों की आय बढ़ गई। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाने के कारण मध्यवर्गीय लोग भी महंगी और पहले की अपेक्षा अधिक वस्तुओं का उपभोग करने लगे, जिससे उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा और सुधर गया। परिणाम स्वरूप नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठ गया। जनसंख्या में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता उत्पन्न कर दी। अब नागरिक सुखी और वैभवपूर्ण जीवन यापन करने लगा। परिणाम स्वरूप जनसंख्या में अबाध गति से वृद्धि बढ़ने लगी। विशेषतः नगरों में श्रमिकों का जमाव होने के कारण जनसंख्या अधिक हो गई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे का सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ा। बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना की होड़ में कुटीर उद्योग धंधों का विनाश हो गया। नवीन आविष्कारों का जन्म। औद्योगिक क्रांति के प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने नई मशीनें, उपकरण तथा नए प्रविधियां खोज निकाली, जिससे नए आविष्कारों को प्रोत्साहन मिला। लोग नए आविष्कारों की खोज में मन से होकर जुट गए। धार्मिक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज के धार्मिक मूल्यों, विश्वासों और धार्मिक मान्यताओं में अनेक परिवर्तन हुए। उत्पादन के विभिन्न साधन उपलब्ध हो जाने से लोगों की इच्छाएं असीमित होती चली गई और वे भौतिकवादी होते चले गए। धन के आधार पर ही व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाने लगा और नैतिकता, सदाचार, चरित्र आदि को लोग भूल जाने लगे। धनागम में लिप्त व्यक्ति आत्मा, परमात्मा, मोह, माया इत्यादि के प्रति अपनी अनास्था प्रकट करने लगे।
यहाँ तक कि धर्म को भी अपना स्वार्थ की पूर्ति का साधन बनाया, जिसके फलस्वरूप धर्म का महत्व कम होने लगा। 5वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति ने समाजवाद को किस प्रकार शुरू किया, प्रारंभ किया? उत्तर इस तरह से होगा। समाजवाद की अनेक परिभाषाएं दी जाती है। सामान्य शब्दों में समाजवाद का अर्थ है समाज में सभी मनुष्य बराबर हों, सभी के पास धन संपत्ति हो तथा सभी को जीवन उपयोगी सामग्री सुविधाजनक ढंग से उपलब्ध हो। इस तरह से समाजवाद का अर्थ व्यवहार मानवीय अधिकारों की समानता से है। आर्थिक दृष्टि से समाजवाद उस व्यवस्था का नाम है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार होता है। रॉबर्ट के अनुसार समाजवादी कार्यक्रम का यह एक आवश्यक भाग है कि भूमि तथा उत्पादन के अन्य साधनों पर जनता का अधिकार हो तथा उनका उपयोग, उनका प्रयोग और प्रबंध जनता द्वारा जनता के लाभ के लिए किया जाता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में दो वर्गों का उदय हुआ। एक वर्ग औद्योगिक संस्थानों के मालिक का था, जो धीरे धीरे संपन्न होता चला गया। इसके सुखों और भोग विलासों में निरंतर वृद्धि होती गई। यह वर्ग पूंजीपति कहलाने लगा। और दूसरा श्रमिक का था, जो शोषण के कारण श्रमिक वर्ग की जो दशा थी बड़ी दयनीय हो गई। श्रमिक दिन रात अथक परिश्रम करके भी अपने मालिकों के लिए अपार धन अर्जित कर रहा था, परंतु उन्हें इतना मजदूरी भी नहीं मिलता जिससे वो अपने परिवार के लिए भर पेट भोजन भी जुटा सके। यहाँ तक कि इनकी बस्तियां भी बहुत गंदी थी। फलस्वरूप इन श्रमिकों ने पूंजीपतियों के विरुद्ध रोष उत्पन्न होने लगा। धीरे धीरे कुछ असंतुष्ट श्रमिकों ने अपने व्यवस्थित श्रमिक संगठन बना लिए। इन्होंने पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध अपने जीवन के आवश्यक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। इनका उद्देश्य समाज के प्रत्येक प्राणी को विभिन्न सुविधाओं के उपभोग के समान अवसर सुलभ कराना था। इसलिए इनके आंदोलन को समाजवादी आंदोलन कहा जाता था। इन्होंने अपने समाजवाद के आधार पर पूंजीवाद को समाप्त करने का उद्घोषणा किया, जिसका आशय था कि समस्त साधनों का उपभोग समस्त जनता को मिलना चाहिए। पूंजी पर सभी का समान नियंत्रण एवं अधिकार हो तथा उत्पादन में भी जनता के सहयोग से ही हो। इस तरह से समाजवाद की लोक हितकारी भावना अंतर्निहित थी। इस भावना के कारण इसे अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। फ्रांस में समाजवाद का विकास लुई ब्ला और चार्ल्स फोरियम द्वारा किया गया। जर्मनी में कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को क्रमबद्ध नियमों के आधार पर अभिव्यक्ति कर विश्वव्यापी बना दिया। यह समाजवाद इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि आज विश्व के अनेक देशों में समाजवादी सरकारें स्थापित हो गई। यह समाजवाद औद्योगिक क्रांति का ही देन था। औद्योगिक क्रांति ने जिस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, उसी के विरोधास्वरूप समाजवादी अर्थव्यवस्था पनपी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजवाद औद्योगिक क्रांति का ही देन है। यह पूंजीपतियों के शोषण से बचाव का नया शास्त्र था। समाजवाद श्रमिकों के मुक्तिदाता के रूप में प्रकट हुआ। कार्ल मार्क्स का मत है कि पूंजीवाद के विनाश के बीज समाजवाद के गर्भ में छुपे हुए हैं। वास्तव में औद्योगिक श्रमिकों ने पूंजीवाद का अंत कर दिया और समाजवाद का जन्म हो गया। छठा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति यूरोप के किन किन देशों में फैली है, संक्षेप में लिखिए। उत्तर इस तरह से होगा। 15वीं शताब्दी में विश्व में सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ। यहीं से औद्योगिक क्रांति मुख्य रूप से विभिन्न देशों में बहुत तेजी से फैली। औद्योगिक क्रांति से प्रभावित कुछ यूरोपीय देश इस प्रकार हैं। पहला है इंग्लैंड। इंग्लैंड स्वयं को एक यूरोप महाद्वीप से अलग रखकर एक महाद्वीप के रूप में स्वीकार करता है। वास्तव में यूरोप की सांस्कृतिक स्थिति कर्णधार इंग्लैंड ही रहा है। विश्व की औद्योगिक क्रांति का जन्मदाता भी इंग्लैंड ही है। अनेक देशों में मशीनी उद्योगों का विशाल स्तर पर स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही शुरू हुआ।
वस्त्र उद्योग, कृषि उद्योग, यातायात आदि के द्रुत विकास यानी तेजी से विकास इंग्लैंड में हुआ। यही यही इन उद्योगों का फैलाव का समस्त यूरोप में हुआ। यहीं से फ्रांस, यूरोपीय महाद्वीप में सम्मिलित फ्रांस देश में भी औद्योगिक विकास बड़ी शीघ्रता से, बड़ी तेजी से और विशाल पैमाने पर हुआ। 1830 के बाद सम्राट लुई फिलिप के काल में औद्योगिक क्रांति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। वहां रेल मार्गों का विकास हुआ और सड़क तेजी से निर्माण किया गया। फ्रांस में औद्योगिक क्रांति ने श्रमिकों के आंदोलनों को भी जन्म दिया। जर्मनी और इटली में भी औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। छापे खाने का उद्योग जर्मनी में विकसित हुआ था। जर्मनी में मशीनों के निर्माण का उद्योग अधिक प्रगति कर रहा था। इटली में भी एकीकरण के बाद पूंजीपतियों और उद्योगपतियों द्वारा उद्योगों की स्थापना में विशेष रुचि ली गई। इटली में यातायात के साधनों के निर्माण का उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर विकसित हुआ। रूस, यूरोप के विशाल और शक्तिशाली देश। रूस में जार सम्राटों की निरंकुशता के कारण औद्योगिक क्रांति देर से हो पाई। वहां जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय के समय में उद्योग की स्थापना होनी आरंभ हुई। 1917 ईस्वी की क्रांति के बाद रूस में औद्योगिक विकास बड़ी शीघ्रता से हुआ। इसके फलस्वरूप रूस औद्योगिक दृष्टि से इतना अधिक विकसित हो गया कि वह विज्ञान और तकनीकी विकास में किसी भी यूरोपीय देश से पीछे नहीं रहा। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति अपने जन्म स्थान इंग्लैंड से धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में फैलती चली गई। इसका प्रसार इतनी तीव्र गति से और प्रभावी ढंग से हुआ कि समस्त यूरोपीय देशों को अपने समेट लिया और सभी यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति से प्रभावित हो उठे। पाठ का 7वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर इस तरह से होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं, जिसमें औद्योगिक क्रांति से पूर्व भारत से अनेक वस्तुओं का निर्यात होता था, परंतु औद्योगिक क्रांति के पश्चात भारत के इस निर्यात को बड़ा धक्का लगा। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तीव्र गति से होने लगा। इस माल के विक्रय के लिए यानी बेचने के लिए अंग्रेजों को बाजार चाहिए था और भारत की मंडियों में ब्रिटेन में बना माल भर दिया गया। भारत निर्यात करने वाला देश के स्थान पर आयात करने वाला देश बनकर रह गया। भारत में विभिन्न लघु उद्योगों और दस्तकारियों ठप पड़ गई। औद्योगिक क्रांति का भारत के कारीगरों, दस्तकारों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। वे बेरोजगार हो गए और गरीबी का जीवन व्यतीत करने लगे। देश में कृषि में अनेक लोग लगे हुए थे, परंतु कारीगरों और दस्तकारों के बेरोजगार हो जाने से कृषि पर और बोझ बढ़ गया। इस प्रकार किसानों का जीवन भी दुर्भर हो गया और भारत अब पूर्णतः कृषि प्रधान देश बनकर रह गया। देश में बनी हुई वस्तुएं इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर सकी। देश में बनी हुई वस्तुओं पर भारी कर लगा दिया गया। अधिक लाभ उठाने के उद्देश्य से अंग्रेजी सरकार ने भारतीय किसानों को अपना कच्चा माल सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर कर दिया। यह लूट खसोट की नीति औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम स्वरूप थी। अंत में कहा जा सकता है कि इंग्लैंड में होने वाले औद्योगिक क्रांति भारत में गरीबी का एक मुख्य कारण बनी। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा ही बदल दिया।